जैसा कि हम आज पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो हमारा नेट के अंदर और जो भी हमारे सब्जेक्ट एग्ज़ाम होते हैं HPSC PGT वगैरह के सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज शुरुआत करते हैं। उसके शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूँ मैं आपको। माई सेल्फ अंकुश कुमार। मैंने 2 बार UGC JRF किया हुआ है। मेरे पास 3 HPSC मेंस लिखने का एक्सपीरियंस है जो सिविल सर्विसेज के होते हैं। तो उसके अंदर मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस ही था। तो मेरा काफ़ी मैंने MA की हुई है इस सब्जेक्ट से, तो मेरे को थोड़ा इस सब्जेक्ट की नॉलेज है अच्छी। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है, जो एक यूनिट है हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर हमारे पास वैसे तो जो छोटे क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव पेपर के अंदर वो तो वो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन हैं 10 मार्कर वो पूछे जाते हैं मेनली या तो गांधी से पूछा जाएगा या डॉक्टर अम्बेडकर से, और या फिर इनका कंपैरिजन पूछा जाता है। तो जो हमारा टॉपिक आज का है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ बी आर अम्बेडकर। जब हम इन पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ते हैं तो ये हमको एग्जाम के हिसाब से देखना पड़ता है। तो इसको हम आज पढ़ेंगे तो उसके 2 पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। एक तो जो आपका PGT का या EP का सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसके अंदर आपके क्वेश्चन जो मेनली आते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड ज़्यादा आते हैं। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कंसेप्ट ऑफ नेशन हो गया, कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी हो गया, कंसेप्ट ऑफ कास्ट हो गया, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर उनके जो पॉलिटिकल थॉट्स थे रिजर्वेशन के ऊपर या दलित पर्सपेक्टिव के ऊपर गांधी से कैसे डिफरेंट थे, तो वो क्वेश्चन आते हैं। जो आपका नेट JRF बोल देते हैं हम, या जो स्क्रीनिंग होता है PGT के लिए, इनके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्चुअल ज्यादा आते हैं। क्योंकि इसके अंदर हम 2 ही 3 चीजें करते हैं मेनली। तो उनकी बुक्स की क्रोनोलॉजी, उनके मूवमेंट्स, और उनके न्यूज़पेपर्स। अच्छा, और जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके अंदर आते हैं कंसेप्ट्स, उनके पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव्स के अंदर भी अबाउट इंडियन नेशनल फ्रीडम, शॉर्ट फॉर्म में, और नंबर 3 पे आते हैं जो इनके थॉट्स से उनका कंपैरिजन। ये हमारी जो हम पढ़ेंगे उसका एक छोटा सा वर्जन है
या हम उसको शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं, ये है। हमको ईस्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सब्जेक्टिव पेपर आता है उसके अंदर ये फैक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन इम्पोर्टेंस है वो कंसेप्ट की है। कंसेप्ट के अंदर उनकी बुक वगैरह अगर आप मेंशन कर दो तो और बेहतर हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये नेट जेआरएफ वाला पोर्शन ही कर लेते हैं, ये वाला, क्योंकि सब्जेक्टिव वो थोड़ा लेंदी है और उसके अंदर आपको, चलो ये पहले यही करते हैं, सब्जेक्टिव ही करते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो सारा फैक्चुअल ही है, वो आप वो उसके नोट्स भी लिख सकते हैं। तो मेन सब्जेक्टिव ही करेंगे। तो जैसा कि हम सब्जेक्टिव वाला पोर्शन पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर कंसेप्ट थे डॉक्टर अम्बेडकर के। तो कंसेप्ट को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कंसेप्ट बोल देते हैं, या हम उनको पॉलिटिकल थॉट्स बोल सकते हैं। on issue, on nation and others. तो हम इनको डिवाइड करेंगे आगे। एक तो कंसेप्ट ऑफ नेशन, साथ के साथ आप ये फ्लो डायग्राम बनाते रहिए एक बार। कंसेप्ट ऑफ कास्ट, रिलीजन, अनटचेबिलिटी, और दलित रिवॉल्यूशन के ऊपर। और एक जिनका सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो हम इसको यहाँ पे देते हैं, कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। ये इनका जो कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनके सारे, और इनसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है इनसे, या वो शॉर्ट में आ जाए या लॉन्ग क्वेश्चन में। कई बार जो सोशल जस्टिस वाला कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है मोस्टली। और कंपैरिजन वाला तो इसे नेक्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे। तो एक बार इनके पूरे थॉट्स पढ़ के फिर गांधी के पढ़े जाएंगे कंप्लीट थॉट। जब दोनों के थॉट्स पढ़ लेंगे तब उसके बाद एक कंपैरिजन करेंगे इनका। तो ये डायग्राम है इसका। तो सबसे पहले हमें नेशन का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा इसका, डॉक्टर अम्बेडकर का। उसके बाद कास्ट का, फिर अनटचेबिलिटी, दलित रिवॉल्यूशन। जो हम दलित रिवॉल्यूशन वाला कंसेप्ट ये है, जो मार्क्सिस्ट थॉट है ना, तो वो उनका जो रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट था कार्ल मार्क्स का, तो कई जैसे अम्बेडकर एक थॉट्स की मूवमेंट शुरू हुई थी एक महाराष्ट्र के अंदर, जो रेडिकल थी मूवमेंट। उसको जो यूएसए की पैंथर मूवमेंट थी, वहाँ से वो इंस्पायर्ड थे। तो उस वे में हम इसका दलित रिवॉल्यूशन के ऊपर डॉक्टर अम्बेडकर के क्या विचार थे, हम उनको स्टडी करेंगे वहाँ पे।
और जो सोशल जस्टिस का कंसेप्ट है ये इंडियन सोसाइटी के कंसेप्ट हम इसको पढ़ते हैं। तो इनको अब हम डीप में स्टडी करते हैं। तो हम पूरी तरह से अब टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। धनंजय कीर, इनकी एक बुक है डॉक्टर अम्बेडकर मिशन एंड लाइफ। तो ये महाशय, तो इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर काफ़ी काम किया है, रिसर्च किया है इन्होंने काफ़ी। तो इनकी एक बुक है डॉक्टर अम्बेडकर मिशन एंड लाइफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और उनके व्यक्तित्व को अच्छे से रिप्रेजेंट करके उनके थॉट्स को, तो इन्होंने लिखा है डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कि दलित समाज के लिए जो सप्रेस सोसाइटी है, जिसको आज हम एस टी और बोल सकते हैं, तो उनके लिए जितना डॉक्टर अम्बेडकर ने अचीव किया वो ना तो आज तक किसी दूसरे दलित लीडर ने अचीव कर पाए हैं, ना उन्होंने अभी तक और कोई कर पाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है, उन्होंने लिखा है अपनी बुक के अंदर। नो ये आप कर सकते हैं। ये जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके अंदर हमको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है, तो ये आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पेपर देते हो तो उसके ज़्यादा थॉट्स आपको या ज़्यादा इंट्रो आपको याद नहीं रहते, तो ये एक सिंपल सी कोटेशन है, ये आप याद कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा इंट्रो हो सकता है ये अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं। अब सबसे पहले इनकी इस बुक के अंदर कंसेप्ट दिया हुआ है इनका डॉक्टर अम्बेडकर का कंसेप्ट ऑफ नेशन। इन्होंने अपने बुक में दिया हुआ है, तो हम इसको कंसेप्ट ऑफ नेशन है डॉक्टर अम्बेडकर का, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर का कंसेप्ट ऑफ नेशन है वो 3 पिलर्स पर टिका हुआ है, ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको। वो 3 कंसेप्ट है, ट्रिनिटी, जो कि इंस्पायर्ड है
फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ट्रिनिटी क्या? ट्रिनिटी ऑफ थ्री थिंग्स। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जो इनका कंसेप्ट था, जो नेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है। और जो लिबर्टी है ये आपको पता ही है, लिबरलिज्म की कोर प्रिंसिपल है। इक्वालिटी सोशलिज्म का कोर कंसेप्ट है। और जो फ्रेटर्निटी है वो हमारा जो इंडियन एंशिएंट इंडियन थॉट है उसके अंदर जो वसुधैव कुटुंबकम का जो कंसेप्ट है, अर्थ इज फैमिली। उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर कोई नेशन रियलिटी में नेशन है तो उसके हर सिटीजन के पास लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए उस समाज में, उस देश के अंदर, और एक आपसी भाईचारा जिसे हम फ्रेटर्निटी बोलते हैं वो होना चाहिए। ये तीन डॉक्टर अम्बेडकर मानते थे कि एक नेशन को एग्जिस्ट करने के लिए तीनों चीजें बहुत जरूरी है। और ये जो ट्रिनिटी की बात डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आपको जो आपकी प्रीएम्बल है उसके अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं, प्रीएम्बल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की। और वैसे भी इनकी जो बोलते हैं हम डिफरेंट रूप में ही हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस आर्टिकल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे लिबर्टी की बात आर्टिकल 21, उसके बाद इक्वालिटी की बात आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, और लिबर्टी और फ्रीडम के साथ हम इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं आर्टिकल 19। जिस ये तीन आर्टिकल हैं हमारे को लिबर्टी, इक्वालिटी और इनकी झलक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिखाते हैं। और आप ये पॉइंट जो इनका ट्रिनिटी का कंसेप्ट ऑफ नेशन था उसकी रीढ़ की हड्डी ये थी, बैकबोन बोल सकते हैं हम इसको डॉक्टर अम्बेडकर की कंसेप्ट की। उसके बाद एक डॉक्टर अम्बेडकर की डिजायर फॉर नेशन दिखती है। जो डॉक्टर अम्बेडकर थे वो इंडिया को नेशन मानते नहीं थे। उनका मानना था जो सोसाइटी कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे डिवाइड हो उसको हम एक ट्रू नेशन नहीं कह सकते, क्योंकि जो उनकी रिक्वायरमेंट थी नेशन की उनके अकॉर्डिंग वो पूरी नहीं हो रही थी इंडिया के अंदर। जैसे आप देख सकते हो कास्टिज्म, दूसरा कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म है, कम्युनिज्म नहीं है। कम्युनिज्म अलग चीज है, वो
मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है। और अनइक्वालिटी, ये चीजें आज के टाइम पे भी यदि करते हैं तो ये 1947 के टाइम की बात है। उस टाइम तो ये बहुत अपने हम कह सकते हैं रौद्र रूप में, डेंजरस रूप में एग्जिस्ट कर रही थी सोसाइटी के अंदर। तो डॉक्टर अम्बेडकर का नेशन के बारे में इतना वो मानते नहीं थे कि भारत एक नेशन के रूप में उस समय एग्जिस्ट कर रहा है। हालांकि अब तो स्थिति में सुधार आया है काफी, लेकिन उस समय नहीं था। तो और ये चीजें उनके हम जो उनका लेक्चर था फाइनल, जो उनका पार्लियामेंट के अंदर लेक्चर था, उसके अंदर भी जो स्पीच था उनका फाइनल, उसके अंदर भी दिखती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, जो एक उनका बड़ा ही फेमस स्पीच है, उसके बारे में बताता हूँ। और उसका स्पीच का टाइटल था डिजायर फॉर नेशन। ये उनकी डिजायर थी कि भारत एक नेशन के रूप में इमर्ज करे, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट ये थी, जो उनका कोर कंसेप्ट बोल सकते हैं उसको। डिजायर फॉर नेशन उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर स्पीच था, उसके अंदर वो कहते हैं, जो हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लीडर थे उनको कहते हैं कि हमको ये मान लेना चाहिए कि अभी हम नेशन नहीं है। अगर हम मान लेते हैं, अपनी गलतियां सुधार लेते हैं, तो हम जल्दी ही एक नेशन के रूप में एमर्ज हो सकते हैं। और ये बातें अगर उस समय एक्सेप्ट नहीं करी तो आने वाले समय में भारत एक नेशन के रूप में एमर्ज होना बहुत ही मुश्किल काम होगा। ऐसा उनकी डिजायर ऑफ नेशन में दिखता है हमें स्पीच के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर उन्होंने दी हुई थी। और वो कहते हैं, आई नो वी आर डिवाइडेड into groups and I also the leader of such that type group, and it is duty of us to accept that India is not a nation at present, and as soon as we accept it, then we can emerge as nation as soon as we accept it। ऐसा उन्होंने बताया इस स्पीच के अंदर। तो ये उनको ये दो हम इनको मेन उनके थॉट्स बोल सकते हैं कि उनके डिजायर थी नेशन के लिए, लेकिन उनके जो पैरामीटर थे वो और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से थोड़े से डिफरेंट थे। तो इस करके वो इंडिया को एक फुल फ्लैज नेशन नहीं मानते थे उस समय के हिसाब से। ट्रिनिटी हो गया था, दूसरा हमने ये डिजायर ऑफ नेशन, तीसरा उनकी रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या थी कि डॉक्टर अम्बेडकर एक्सेप्ट नहीं करते थे कि जो समाज सोसाइटी डिवाइडेड हो ऑन कास्ट, रिलीजन, इन कास्ट रिलीजन दो मेन पॉइंट थे, बाकी भी और थे इकोनॉमिक सेक्शंस के, इकोनॉमिक्स इक्वालिटी के ऊपर भी सोसाइटी डिवाइड थी। तो वो ऐसा उनका मानना था, उनके कंसेप्ट ऑफ नेशन का मानना था कि जो सोसाइटी का डॉक्टर अम्बेडकर कंसेप्ट ऑफ कास्ट था, उसका ओरिजिन इन दो थ्योरीज के बेस्ड होता है, जो एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी है और एक चुम्बन मसुदेती के अंदर लिखा है। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, वो बोलती है कि
बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। वहाँ से उन्होंने कंसेप्ट दिया कि दास एंड दस्युज का। दस्युज वो थे जो ओरिजिनल हैबिटेंट थे यहाँ के, और उनको आर्यंस ने डिफीट कर दिया था, और वो दस्युज थे वो ही दलित होने बाद में, ऐसा ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहती है। और डॉक्टर अम्बेडकर इस थ्योरी को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते, वो इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। दूसरी थ्योरी थी मनुस्मृति की, उसके अंदर आपने पढ़ा ही होगा अब तक। थ्योरी इसके अंदर मनुस्मृति वर्णा सिस्टम जो बोल सकते हैं हम, डिफरेंट पार्ट ऑफ बर्मा से ओरिजिन होता है वेगेस वर्ण का। यहाँ से पार्ट ऑफ जो गॉड थे वो उनका नाम था ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने जो ये 4 फॉरेन ओरिजिन हुए थे सोसाइटी के मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, ब्रह्मा ने जो ऋषि मनु थे, जिसको हम डिवाइन किंग भी डिवाइन, जो अपने आपको वैदिक के अंदर, वैदिक लिटरेचर उसके अंदर जिनको डिवाइन किंग का दर्जा भी दिया गया है, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इन 4 वर्ण का मैनेजमेंट रखना उसकी जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर अम्बेडकर इस एक्सप्लेनेशन को भी, और बाद में जाके ऐसा लेटर वैदिक के अंदर ऐसा माना जाता है कि मनुस्मृति से जो ये वर्णा सिस्टम था ये आगे बर्थ बेस्ड हो गया, और ये कास्टिज्म की नेम रखी। इस थ्योरी को डॉक्टर अम्बेडकर कंप्लीटली रिजेक्ट करते थे। ऑन दी अदर हैंड जो डॉक्टर अम्बेडकर का कंसेप्ट ऑफ कास्ट था, उसके बारे में आप पढ़िए, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। जो मेन कंसेप्ट ऑफ कास्ट था, उसके डॉक्टर अम्बेडकर के कंसेप्ट के पीछे के कारण या रिजेक्शन के कारण ये 2 ही थे, आर्यन इन्वेजन थ्योरी और दूसरी थी मनुस्मृति। डॉक्टर अम्बेडकर ने इन दोनों को रिजेक्ट किया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, अपने थॉट्स दिए, व्हाई द कास्ट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। और ये कास्टिज्म का ओरिजिन डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ से मानते थे। अम्बेडकर का जो एक्सप्लेनेशन था, एक तो था कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, इसको पढ़िए, इसको समझते पहले तो। पॉलिटी एंड पॉल्यूशन क्या बोलता है, उनका कंसेप्ट था। डॉक्टर अम्बेडकर बोलते थे जो कास्टिज्म का आइडिया है वो ही टोटली प्योरिटी और पॉल्यूशन के बेस्ड है। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि जो दलित आज हम दलित बोलते हैं, वो एंस हिस्ट्री के अंदर उनको चंडाल्स बोलते थे, और वो गांव से बाहर रहते थे। और ये जो चंडाल्स है, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार ये चंडाल्स ये सिंबल थे पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन किसका? ब्राह्मण्स का पॉल्यूशन डॉक्टर अम्बेडकर मानते हैं इनको। इनकी जो मदर थी चंडाल्स की, वो थी ब्राह्मणिकल लीनियज थी उनकी, और जो उनके फादर थे वो थे शूद्र। ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर मानते हैं कि इनकी मदर ब्राह्मण थी और फादर
शूद्र थे और इस कारण से इनको चंडाल्स बोलते हैं, आज के टाइम में दलित बोलते हैं। इनको सिंबल ऑफ पॉल्यूशन माना जाता है कि इस कपल का पॉल्यूशन थे और इन बच्चों को सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, सोसाइटी या ब्राह्मणिकल ऑर्डर ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस कारण इन्होंने आउटसाइड द विलेज रहना शुरू किया। ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर की थ्योरी थी कि जो चंडाल थे वो कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी और पोल्यूशन पे बेस्ड है। जो चंडाल थे वो एक कपल के बच्चे थे जिनको मदर साइड से जो कपल था वो लेडी वो ब्राह्मण थी और जो फादर साइड से वो शूद्राज थे और उनके जो बच्चे हुए वो आगे चंडाला नाम से चंडाला कम्युनिटी से प्रसिद्ध हुए और इनको सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए जो विलेज से बाहर इन्होंने रहना शुरू किया और इनको सिंबल ऑफ पॉल्यूशन माना जाता था। एक तो ये डॉक्टर अम्बेडकर ने ये एक्सप्लेनेशन दी है। दूसरी एक्सप्लेनेशन डॉक्टर अम्बेडकर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्णा दलित जो शूद्राज थे वो एक्चुअली में शूद्राज नहीं थे, वो थे क्षत्रियाज। शूद्राज नहीं थे, वो थे क्षत्रियाज। और जिन क्षत्रियों ने जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने क्षत्रियाज विच नॉट एक्सेप्ट ऑर्डर ऑफ ब्राह्मण तो इस कारण से जो प्रीस्ट वर्ग था सोसाइटी का, उन्होंने जो उपनयन संस्कार होता है जो एक सिंबल ऑफ पवित्रता बोला जाता है इसको, उपनयन संस्कार, जिसको हम जनेऊ संस्कार भी बोलते हैं। तो जिन क्षत्रियाज ने ब्राह्मणिकल ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया और तो इसके कारण जो ब्राह्मणिज्म के अंदर जो प्रीस्ट सोसाइटी थी तो उन्होंने इन क्षत्रियाज का जनेऊ संस्कार करना बंद कर दिया और उनको शूद्राज की कैटेगरी में डाल दिया। ये एक्सप्लेनेशन डॉक्टर अम्बेडकर देते हैं और इस कारण से एक नई कास्ट वर्ण बोल सकती है, ये शूद्राज का जन्म हुआ और इनको सोसाइटी के अंदर पवित्र नहीं समझा जाता था और इनको सेकेंडरी या टर्सरी बोल सकते हैं, टर्सरी लेवल पे माना गया। तो डॉक्टर अम्बेडकर ये दो एक्सप्लेनेशन देते हैं और यहाँ से एक कास्ट का आइडिया उन्होंने एक्सप्लेन किया। जो इनकी ये थ्योरी थी तो थी कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड जो शूद्राज हैं, जो दलित बोल सकते हैं, मतलब शूद्राज थे, वो क्षत्रियाज थे जिन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो इसका से जो ब्राह्मणिकल प्रीस्ट सोसाइटी थी उन्होंने उनका जो जनेऊ संस्कार है, जो हिंदुइज्म के अंदर एक 16 संस्कारों में से एक जरूरी संस्कार समझा जाता है, ये उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया। तो इस कारण से उनको एक सोसाइटी के अंदर एक हायर पोजीशन
ब्राह्मण के बाद जो क्षत्रिय वाली पोजीशन उससे डाउनग्रेड किया गया और बाद में यही लोग आगे चलकर शूद्राज के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं। और आगे फिर शूद्राज आगे दलित, और दलित से काफ़ी अलग सेक्शन बने। डॉक्टर अम्बेडकर का कंसेप्ट ऑफ कास्ट है। ये जो दो एक्सप्लेनेशन डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर। उसके अंदर आपको सबसे पहले यही लिखना है, इंट्रो डालना है जो आपको शुरू में दिया गया था। उसके बाद किस कारण से उनका जो दो थॉट्स थे, एक तो आर्यन थ्योरी, दूसरी थी मनुस्मृति। डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको क्यों रिजेक्ट किया। और फिर तीसरे नंबर पे आपको डॉक्टर अम्बेडकर की एक्सप्लेनेशन डालनी है और एट द एंड कंक्लूड कर देना। कि कंक्लूड आप अपने लेवल से भी कर सकते हैं कि धीरे धीरे जो ये इविल्स है सोसाइटी कास्टिज्म, अब ये घट तो नहीं रहा, लेकिन ये एक पॉजिटिव वे की तरफ चल रहा है। क्योंकि अब आप देख रहे हो दलित के वेरियस ग्रुप बन चुके हैं और वो पॉलिटिक्स के अंदर भी काफ़ी एक्टिव है। हालांकि जो कास्टिज्म है वो इंडिया की सच्चाई है और उससे हम दूर नहीं जा सकते। फिर पढ़ते हम अम्बेडकर थॉट्स ऑन रिवॉल्यूशन। तो ऐसा जो मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि जो सोसाइटी है वो दो वर्गों में डिवाइडेड है। एक जिनको हम अपर क्लास बोलते हैं और दूसरी जो जिनको हम लोअर क्लास बोलते हैं, मिडिल क्लास बोलते हैं। तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के अनुसार सबको इक्वालिटी में लाने के लिए एक रिवोल्यूशन की जरूरत है, जिसे मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, और उस रिवोल्यूशन के बाद एक इक्वल सोसाइटी या इक्वल स्टेटस की सोसाइटी जिसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा वो एग्जिस्ट में आएगी। और उसके बाद एक कम्युनिज्म आएगा, ऐसा मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बोलती है। तो सेम इंडिया के कंटेक्स्ट में डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला कि जो इंडियन सोशल सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए जो मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट है रिवॉल्यूशन वाला, वो इंडियन कॉन्सेप्ट में सही नहीं है। इसका मार्क्स मॉडल बेसिक स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल है। इसके अंदर मार्क्स बताते हैं कि सोसाइटी है उसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके कारण दो ही हैं। उसके जो सोसाइटी है दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जो अपर लेयर है उसको हम हायर क्लास बोलते हैं, दूसरी है लोअर क्लास। तो मार्क्स मानते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस इकोनॉमिकल है कि जिनके पास शुरू से ही अच्छे संसाधन थे वो हायर क्लास में आगे एमर्ज हुए, और जो जिनके पास ये साधन नहीं थे वो लोअर क्लास में रह गए। और मार्क्स मानते हैं कि इन दोनों सेक्शंस को बराबर करने के लिए इवोल्यूशन की जरूरत है, ऐसा मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बोलती है। और जो मार्क्स है स्ट्रक्चर का जो बेस मानते हैं वो मानते हैं इकोनॉमिकल
inequality. ऐसे ये मानते हैं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। लेकिन जो डॉक्टर अम्बेडकर मानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का थॉट्स ऑन रिवॉल्यूशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे नोट कीजिए जो मार्क्स मॉडल है उसकी जो कोर प्रिंसिपल है कि जो बेस है सोसाइटी, लेयर्ड सोसाइटी का जो बेस है वो है इकोनॉमिकल। कि सोसाइटी के अंदर किसी के पास धन दौलत ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो इस कारण से सोसाइटी डिवाइडेड है, ऐसा मार्क्सिस्ट मानते हैं। पर डॉक्टर अम्बेडकर जब इंडिया की बात करते हैं तो उनका थॉट्स काफ़ी डिफरेंट है। वो जब इंडियन सोसाइटी को एक्सप्लेन करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, उनका मानना है कि जो इंडिया के अंदर सोसाइटी डिवाइडेड है, इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड इन सेक्शंस, जो इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड है उसका जो बेसिक बेस है वो इकोनॉमिकल नहीं है, बल्कि जो इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड है उसका जो बेस है वो है आइडियोलॉजिकल। तो इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर का मानना है कि जो मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, वो इंडिया के अंदर सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि जो इंडिया का सोसाइटी डिवाइडेड है वेरियस सेक्शन में, हायर क्लास और लोअर क्लास में या अपर सेक्शन और दलित्स में, वो इकोनॉमिकल ना होके वो आइडियोलॉजिकल है। तो इस कारण डॉक्टर अम्बेडकर रिवॉल्यूशन के पक्ष में नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर का इसके ऊपर एक ही सुझाव है, उस सुझाव को हम देखते हैं। नंबर 1, annihilation of caste। जिसको जो एक बुक भी है उनकी बड़ी फेमस, annihilation of caste। और दूसरा है डायनामाइट ऑन वेदांत। डॉक्टर अम्बेडकर रिवॉल्यूशन से हटके इन दो चीज़ों की बात करते हैं कि सबसे पहले तो कास्टिज्म को ख़त्म करना है, और उसके बाद जो वेदांत एंड मनुस्मृति, जो इनके अंदर जो सोशल इवेंट्स दिए गए हैं उनको ख़त्म करना है। तो डॉक्टर अम्बेडकर मानते हैं कि रिवॉल्यूशन से इंडिया के अंदर कुछ नहीं होगा। हाँ, जैसा हम आज भी देखते हैं कि दलित्स का जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर अच्छा खासा पार्ट है, लेकिन उनकी जो एक सेक्शन है जो आज़ादी के टाइम भी वैसा ही था, जो आज भी है वैसा ही है। तो उनकी स्थिति में जो सोशल एंगल है उसके अंदर इतना कुछ सुधार आया नहीं है, जबकि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो चुकी हैं। वो रिजर्वेशन के कारण लगा लीजिए, या सोशल गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह है उनके कारण लगा लीजिए, लेकिन जो उनका जो सोशल स्टेटस है या जो उनका वर्किंग प्रोफेशन है उसके अंदर इतना चेंज नहीं आया है। डॉक्टर अम्बेडकर इन्हीं दो चीज़ों की बात करते हैं, या कि कास्ट को कास्ट रिजिडिटी है उसको ख़त्म करना है, कास्टिज्म को ख़त्म करना है, और डायनामाइट ऑन द वेदांत, और जो वेद और मनुस्मृति के कानून हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म करना है। ये ही जो इंडिया की सोसाइटी है, लेयर सोसाइटी, उनको इक्वालिटी या इक्वल स्टेटस देने का एक ही साधन है। जो डॉक्टर अम्बेडकर थे वो एक यूरोपियन लॉयर थे, जॉन डेवी।
इनसे इंस्पायर्ड थे और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स की बात करते थे इंस्टेड ऑफ रिवॉल्यूशन। डॉक्टर अम्बेडकर इसके रिवॉल्यूशन के पक्ष में नहीं थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स की बात ही करते थे। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में भी डॉक्टर अम्बेडकर, जैसे गांधी का आइडिया था, एक आइडिया ऑफ पंचायती राज, आर्टिकल 44 डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, डॉक्टर अम्बेडकर इसके टोटली अगेंस्ट थे। डॉक्टर अम्बेडकर जो दलित अपलिफ्टमेंट की बात करते थे, वो पंचायती राज से उनको मानना था ऐसा सच कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनका मानना था जो कास्ट रिजिडिटी है वो विलेज लेवल पे बहुत ही हार्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अगर हम समाज के अंदर लाते भी है तो उनसे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि उनका मानना था जो विलेजेस आर डेंस ऑफ डार्कनेस, डॉक्टर अम्बेडकर मानते थे विलेजेस आर डेंस ऑफ डार्कनेस, और वहाँ पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ले जाके अगर हम पावर पॉलिटिकल पावर हम डाउनवर्ड देना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा एज सच नहीं होगा, क्योंकि उनका मानना था विलेज आर डेंस ऑफ डार्कनेस, क्योंकि विलेजों के अंदर जो कास्टिज्म है वो बहुत ही हार्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी कारण डॉक्टर अम्बेडकर जो डॉक्टर अम्बेडकर का व्यू पॉइंट है वो कहीं ना कहीं नेहरू के व्यू पॉइंट से मिलता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर नेहरू की तरह स्टेट लेड डेवलपमेंट चाहते थे। उनका मानना था कि जो विलेज लेवल पर करप्शन है या जो कास्ट रिजिडिटी वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो ऊपर से एक बढ़िया कानून बनेगा तो वो पूरे स्टेट के ग्राउंड लेवल तक काम कर सकता है, इसलिए वो स्टेट लेवल की बात करते थे। और उनका मानना था कि रिवॉल्यूशन के बजाय जो दलितों के लिए काम करेगा वो है दलित कॉन्शियसनेस। जागरूकता जिसे हम बोल सकते हैं, दलितों के अंदर कॉन्शियसनेस जब तक नहीं आएगी तो रिवॉल्यूशन का भी कोई फायदा नहीं है। और ये कॉन्शियसनेस लाने के लिए उन्होंने एक स्लोगन दिया था, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि रिवॉल्यूशन कुछ नहीं होगा, दलित कॉन्शियसनेस समाज के अंदर आनी चाहिए। और उन्होंने दलितों के लिए स्लोगन दिया था, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज, और जिसको आगे चल के हम जिनका बीएसपी बनता है और फिर वाम साहब बनता है, वो इसी स्लोगन के ऊपर बेस्ड था। तो ये उनका आइडिया रिवॉल्यूशन था। तो इसके अंदर अगर क्वेश्चन आता है वही इंट्रो में आपका सेम रहेगा। उसके अंदर जो रिवॉल्यूशन के पहले आपको बताना पड़ेगा जो मार्क्सिस्ट पॉइंट था, मार्क्सिस्ट मॉडल था, उसके अंदर जो बेसिक कोर प्रिंसिपल था वो था इकोनॉमी। लेकिन जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर इकोनॉमिक्स अकेला सेक्शन है, उसके साथ जो फाइट है वो आइडियोलॉजिकल है। और उसका डॉक्टर अम्बेडकर ने दो ही
सॉल्यूशन बताते हैं, डायनामाइट ऑन बेदाग एंड रिजेक्शन ऑफ मनोस्मृति एंड। और दलितों के लिए जो उन्होंने रास्ता बताया था वो ये था कि दलित के अंदर कॉन्शियसनेस आनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये स्लोगन दिया, आगे आपको पता ही है, ऐसा मान सकते ऐसा करते हैं कि दलित जो अहिंसा का आइडिया था डॉक्टर अम्बेडकर उसके खिलाफ थे। और यहाँ पर जब कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है तो आप गांधी के साथ इनकी तुलना कर सकते हो कि जो गांधी का आइडिया अहिंसा था, डॉक्टर अम्बेडकर का दलित कॉन्शियसनेस आइडिया के काफ़ी नज़दीक रहता हुआ दिखता है। जब हमने उनके 3 आइडिया कर लिए हैं, आइडिया ऑफ नेशन, आइडिया ऑफ कास्ट एंड आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन, 3 आइडिया हमने कर लिया, बाकी हम आगे क्लास में करेंगे। लेकिन ऐसा है अभी 10 मिनट बचे हुए, तो जो नेट से रिलेटेड फैक्ट्स है वो देख लेते हैं, क्योंकि नेट के अंदर मोस्टली फैक्ट आते हैं, वो एक बार देखते हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट। यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले तो 1924 परिभाषित सभा 1924 के वो बनती है। ईयर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ईयर याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1927 के अंदर समाज सैनिक दल, समाज समता दल, लगता है 1927 के अंदर ही ईयर काफी इम्पोर्टेंट है। महाड़ सत्याग्रह के बारे में आपने सुना होगा। उसके बाद जो कि वाटर के लिए था, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ये भी पूछा जाता है कि किस कारण से हुआ था। नंबर 4 1936 के अंदर कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ये 4 मेन थे। ये 1930 के अंदर था। 1936 के अंदर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार्ट वर्क कर सकते हैं। इन्होंने बनाई थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। जो कि अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से जानी जाती है। और 1942 के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर को मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया था।
1905 के अंदर इन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की आयोजित की। ये फैक्ट है और ये यहीं से क्वेश्चन बनता है हर बार। जो ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाला इसका ईयर आपको याद होना चाहिए। और फाइनली 1956 में ये बुद्धिज़्म के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। और इन्होंने जो बुद्धिज़्म का न्यू फॉर्म में जिसकी परिगाथा माने जाते हैं उसका हम फादर ऑफ नियो बुद्धिज़्म भी बोलते हैं। इनके पोलराइजेशन और इनके मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, नेट के अंदर यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और आगे हम इनके न्यूज़पेपर के बारे में बात करते हैं और एक बुक्स के बारे में, वहीं से इनका क्वेश्चन बनता है। नॉमिनल फैक्ट है जैसे ये मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थे, ये तो आपको पता ही होगा। और इनकी जो स्पीच वगैरह थी पार्लियामेंट के अंदर वो भी आपको पता है। इनके वर्क्स के बारे में देखते हैं। वर्क्स के अंदर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बुक्स। बुक्स यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं। और एक न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के अंदर तीन ही हमें, पहला मूक नायक, सेकेंड है बहिष्कृत भारत, ये था 1927। थर्ड था क्वालिटी जनता। बुक्स की बात करें हम तो कास्ट इन इंडिया, नाइनटीन 1960, सेकेंड इनकी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, थर्ड थी एनफिलेशन ऑफ कास्ट, नाइनटीन 23 के अंदर लिखी गई थी, 1936 के अंदर लिखी गई। तीन बुक ये प्रॉब्लम बुक पर भी ये इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखी गई थी इनकी बुक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1939 के अंदर इन्होंने बुक लिखी थी फेडरेशन वर्सेस फ्री, फिर बुक की थी थॉट्स इन पाकिस्तान। के अंदर रखी गई थी। गांधी जीना 1946 के अंदर लिखी।
ये 6 बुक हो गई हैं और 10-12 बुक हो रहा है वो लिख लिए, क्योंकि यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर से जो क्वेश्चन आते हैं नेट जेआरएफ के अंदर मोस्टली बुक्स से ही आते हैं। अगली बुक्स मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन, untouchables, what Congress and Gandhi have done for the untouchables. पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। State and minorities. ठीक ये है, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करवा देंगे। 5-7 बुक और रेडी है, मैक्सिमम 7 बुक और है, 17 बुक थी, ये 17 बुक से ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। जो ऑर्गेनाइजेशन एंड इवेंट्स थे उनके अंदर एक नोट कर लीजिए आप, ये पॉइंट रहेगा पूना पैक्ट। किसके बीच में हुआ था? गांधी, अम्बेडकर एंड मदन मोहन मालवीय। गांधी, अम्बेडकर एंड मदन मोहन मालवीय के अंदर हुआ था, ये 1932 के अराउंड हुआ था। और इसके अंदर वो जो 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो उसकी आउटकम आई थी कि दलित रिजर्वेशन की बात हुई थी, दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी, उसको डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी के फास्ट की वजह से फिर उनको जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसकी डिमांड को कंपेंसेशन में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को, क्योंकि गांधी इसके विरुद्ध सेपरेट इलेक्टोरेट के, तो इस कारण से डॉक्टर अम्बेडकर ने इसके बजाय जो अंग्रेजों ने इनको डॉक्टर अम्बेडकर को दे दिया था दलित को 1935 एक्ट के अंदर, तो डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और इसके बजाय अम्बेडकर ने रिजर्वेशन की डिमांड की। और यहाँ पे रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली
और जो स्टेट लेजिस्लेचर थी तो रिजर्वेशन मिल गया था। रिजर्वेशन ऑफ ये पॉलिटिकल वाला जो ये जॉब्स वाले की बात नहीं हो रही है, जो रिजर्वेशन जो आज भी जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होती है वो वाली रिजर्वेशन की बात है कि इलेक्शन के लिए में तो ये मिल गया था। और यही जो इक्वल टू गए थे ये जो ये है, ये एक बार आप कंफर्म कर लेना गूगल से, तो मोस्टली यही होगा। तो ये आज का लेक्चर है। बाकी हम जो 2-3 कंसेप्ट सब्जेक्टिव के बचे वो, और जो इसकी बुक्स 7-8 बुक्स रहेगी वो नेक्स्ट लेक्चर